जलवायु परिवर्तन के भी मंत्री माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी से अपने अध्यक्षीय भाषण देंगे। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री अंजनी कुमार सिंह जी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष श्री SPS परिहार साहब, बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन श्री AK घोष जी, बिहार के ही रहने वाले और भारत सरकार के इस विभाग के सचिव श्री CK मिश्रा जी, बिहार के इस विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, आलोक कुमार जी, मनीष वर्मा जी, गोपाल सिंह जी, और देश के सभी राज्यों से या अधिकांश राज्यों से आए हुए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और कमिटीज़ के चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरीज और अन्य प्रतिनिधिगण। मित्रों, मैं सबसे पहले अपनी ओर से और सरकार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस का डेट कई बार अलग अलग कारणों से टलता रहा, लेकिन अंततः ये 16-17 जनवरी का ये तिथि निर्धारित हुई और मुझे बड़ी खुशी के परिहार साहब ने इसकी सहमति और अनुमति प्रदान की है और आज ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। मित्रों, मैंने 2 दिन का एजेंडा देखा है और पॉल्यूशन से जुड़े हुए जो अलग अलग मुद्दे उन सब पर बहुत गंभीरतापूर्वक आप विचार करेंगे। मैं आज के इस सम्मेलन में कुछ बिंदुओं की ओर केवल ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि इस पर आपकी यहाँ विशद चर्चा होगी। एक तो सबसे पहला विषय इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का। आज से 10-15 वर्ष पूर्व शायद हम कल्पना भी नहीं करते थे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है इतनी बड़ी समस्या के रूप में प्रकट होता है। और भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की जो व्यवस्था है ये बहुत कारगर व्यवस्था नहीं है और ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है EPR, मेरा सुझाव होगा इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। और जो कंपनियां मार्केटिंग चैनल से अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करती है उसी चैनल से उसको वापस लेने की व्यवस्था होनी चाहिए और आप केवल छोटे डीलर्स पर छोड़ देंगे, बाकी पर छोड़ देंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का कचरा संग्रह नहीं हो पाएगा। CPCB के वेबसाइट पर बिहार के अंदर जिन जगहों का नाम उल्लेखित था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इकट्ठा किया जाता है, जब हमारी टीम गई तो उनमें से किसी को ये पता ही नहीं था कि उनके ऊपर ये जिम्मेवारी है और अगर 2-4 को मालूम भी था तो वहाँ उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। और आज मध्यम वर्गीय परिवारों में 10-10, 15-15 मोबाइल इकट्ठे हो गए, पुराने TV सेट्स इकट्ठे हो गए हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कहाँ रखें, क्या करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आज ही मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रथम पृष्ठ पर एक फुल पेज एडवर्टीजमेंट देखा कि टाटा की जो क्रोमा नाम की कंपनी है उसने ऐलान किया है कि वो डोर स्टेप घरों पर जाकर अगर उनके टोल फ्री नंबर पर कोई सूचना देगा तो वो वहाँ उनके घर पर जाकर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को इकट्ठा करेंगे और ग्रीन बोनस देने का भी ऐलान किया है। लेकिन जब उसके साइट के विस्तार से गया तो 38 शहरों का नाम है जिसमें बिहार का एक भी शहर नहीं है, क्योंकि क्रोमा का कोई शायद सेंटर या नहीं होगा और 38 में से 8 शहर केवल गुजरात के और देश के मुश्किल से 10 राज्य उसमें कवर होते हैं। तो मेरा कुल मिलाकर आग्रह ये है, ये जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो मैं नाम नहीं लूँगा, जो भी टीवी की इलेक्ट्रॉनिक से कंपनियां हैं, उनको बाध्य किया जाना चाहिए कि आपको हर राज्य के अंदर और हर बड़े शहर के अंदर वेस्ट कलेक्शन का सेंटर जो है और स्थापित करने की व्यवस्था करना चाहिए और उसका कड़ाई से कैसे पालन हो और उसमें बाईबैक स्कीम को भी प्रोत्साहित करने के बारे में विचार हो सकता है। उसी प्रकार बायोमेडिकल वेस्ट, जिसका अभी जिक्र परिहार साहब कर रहे थे, जब बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बायोमेडिकल वेस्ट को पर कड़ाई कर दिया तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स स्ट्राइक पर जाने के लोगों ने धमकी दी कि हम हड़ताल पे चले जाएंगे, आप हमको बाध्य कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को धन्यवाद देना चाहूँगा कि
उनकी धमकियों के बावजूद उनको लाइन में ला के खड़ा कर दिया है। और आज बिहार के अंदर आधे से ज़्यादा जो हॉस्पिटल्स हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल और तरीके से कर रहे हैं। तो इससे मेरा एक दो सुझाव है कि बिहार जैसे राज्य में बहुत सारे नर्सिंग होम्स किराए के मकान में हैं, बहुत कम जगह उनके पास है, तो उनके लिए और ईटी पे स्थापित करना कठिन काम है। तो इसलिए मेरा सुझाव होगा कि डिस्चार्ज की मात्रा, कितना क्वांटिटी है डिस्चार्ज का, और स्थल की उपलब्धता, कितनी जगह उपलब्ध, उसके अनुरूप मॉडल गाइडलाइन संसूचित किए जाने की आवश्यकता है। और अभी आपने अपने गाइडलाइन में 10 बेड से कम वालों को इससे अलग रखा है। तो मेरा सुझाव होगा, अगर एक भी बेड का अगर हॉस्पिटल है तो वो मैंडेटरी होना चाहिए कि बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसका वो जो आपकी गाइडलाइन है और उसी के माध्यम से और उसका वो डिस्पोजल करे। एक और मेरा सुझाव था कि बायोमेडिकल वेस्ट के रूल्स के सेक्शन 7(3) में लिखा कि नो ऑक्यूपायर शैल एस्टैब्लिश ऑन साइट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी द सर्विस ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर। मेरा सुझाव होगा कि जो बड़े हॉस्पिटल है, IGIMS है, एम्स है दिल्ली में, तो या पटना में PMCH है, एम्स पटना है, ये 500 बेड के, 700 बेड के, 1000 बेड के बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर उनका कैप्टिव बायोमेडिकल वेस्ट का प्रावधान होना चाहिए, बजाय उनको कि वो बड़े हॉस्पिटल में इतना कचरा प्रतिदिन निकलता है, उनको कहीं दूर भेजने के बजाय इसलिए 75 किलोमीटर की बाध्यता समाप्त करके और उनके लिए कैप्टिव की व्यवस्था की जानी चाहिए। मित्रों, सबसे ज़्यादा चर्चा होती है सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक कैरी बैग की। अब इस बैठक में आने के पहले मैं CK मिश्रा जी और परिहार साहब से चर्चा कर रहा था इस विषय पर। अन्य राज्यों की देखा देखी हम लोगों ने भी प्लास्टिक कैरी बैग को प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन सही कहा जाए तो पूरी तरह से फेल। क्योंकि देखिए, किसी भी राज्य में इस प्रकार का बैन लागू करना यह व्यवहारिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है। क्योंकि अगर बगल के राज्य ने प्रतिबंधित नहीं किया तो हम तो कोई सीमा पर BSF और पैरामिलिट्री तो बैठा नहीं सकते इस काम के लिए। तो या तो मिश्रा जी यहाँ बैठे हुए हैं, परिहार साहब हैं, या तो भारत सरकार पूरे देश के अंदर 50 माइक्रोन से कम के कैरी बैग के निर्माण पर प्रतिबंध लगाए, और नहीं तो अगर एक राज्य प्रतिबंध लगाता और बगल के राज्यों में अगर प्रतिबंध नहीं है तो बीच बीच में हम कार्रवाई करते हैं। बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कैरी बैग को सीज किया गया है, लेकिन वो उसका विकल्प नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह कि प्लास्टिक कैरी बैग का राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण, आयात, भंडारण, उपयोग जो है ये प्रतिबंधित करना चाहिए। ये या तो प्रतिबंधित किया जाए ऑल इंडिया लेवल पर, और साथ ही साथ उसके ऑल्टरनेटिव जो है वो मार्केट में लाने में भी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की और जिम्मेवारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो उत्पादक राज्य हैं, रॉ मटेरियल का जो उत्पादन करते हैं उन्हें EPR से अलग रखा गया है। अब रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां जो रॉ मटेरियल्स के लिए बनाती है, जिसके कारण प्लास्टिक कैरी बैग बनता है, तो उन पर भी इसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। और वो टेक्नोलॉजी विकसित हो, अर्बन लोकल बॉडीज को हम कैसे और मजबूत करें ताकि सेग्रीगेट करना, कलेक्ट करना, उसका डिस्पोजल करना, तो इसके बारे में इसीलिए सिंगल जब प्लास्टिक कैरी बैग को हम लोगों ने प्रतिबंधित कर दिया, तो जब सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन की बात आई तो मैंने विभाग को मना किया। हमने कहा रुक जाइए, जल्दबाजी में मत कीजिए, हम बंद तो कर दें आज ही, चाहे तो हम प्रतिबंधित कर सकते हैं, लेकिन उसको इन्फोर्स करना जो है, इसलिए मैं चाहूँगा कि जब देश भर के सारे यहाँ पर कॉर्पोरेशन कंट्रोल बोर्ड के लोग बैठे हैं, जिसके सस्ते विकल्प को कैसे प्रोत्साहित किया जाए और सिंगल यूज प्लास्टिक को परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। मुझे पता नहीं कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोई इस प्रकार का सर्कुलर निकाला कि नहीं निकाला है कि सिंगल यूज प्लास्टिक में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो कहने का मतलब ये कि इन सारी चीज़ों के बारे में और
प्रभावी तरीके से विचार करने की आवश्यकता है। और अंत में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, डोर टू डोर कचरा प्रबंधन बिहार में भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया। लेकिन जो बड़ी समस्या जो अधिकांश राज्यों में देखा मैंने कि डोर टू डोर कलेक्शन हो गया, हिंदुस्तान जैसे राज्य में इसको सेग्रीगेट करना बहुत कठिन काम होता है। और फिर कचरे का फाइनल डिस्पोजल, यानी सॉलिड वेस्ट का जो फाइनल डिस्पोजल है, कहने को तो बहुत आसान है कि वेस्ट टू एनर्जी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि देश के कितने राज्यों में वेस्ट टू एनर्जी में बिजली पैदा हो रही है। और मैंने तो ये पाया है, मैं इस विभाग का नगर विकास के मंत्री के नाते मैंने काम किया है और देश में जाता हूँ तो मैं इस पर ध्यान रखता हूँ। तो यानी अभी तक जिसको प्रूवन टेक्नोलॉजी कही, ये बहुत मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। तो सिर्फ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये दायित्व कि पूरी दुनिया के अंदर किस तरह की टेक्नोलॉजी है, भारत के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी उपयुक्त होगी, क्योंकि भारत के अंदर सेग्रीगेट करना बड़ा कठिन काम होता है। तो मेरा कहना है कि आपकी यह भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि ये वेस्ट का जो पिट में भर देना या गड्ढे में डाल देना या कंपोस्टिंग करना, ये तो चला आ रहा है, ये आसान है, लेकिन उसे और चीज़ों में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसकी जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में जरूर और विचार होना चाहिए। और अंत में फ्लाई ऐश के बारे में, बिहार में भी फ्लाई ऐश पर काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन अभी जिगजैग टेक्नोलॉजी में अभी हम लोगों ने अपनी ईंट भट्टों को 1 साल पहले ही कहा कि आप कन्वर्ट कीजिए जिगजैग टेक्नोलॉजी में, और अब उनसे कहें कि अब आप जिगजैग टेक्नोलॉजी ने अब आपको फ्लाई ऐश से ब्रिक बनाना है। तो मेरा कहना है कि इन सारी चीज़ों के अंदर जो व्यवहारिक स्थितियाँ उसका भी ध्यान रखना है और पॉल्यूशन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। उससे पर्यावरण की कीमत पर कोई विकास नहीं हो सकता है, नहीं तो उसकी बहुत बड़ी कीमत इस देश और दुनिया को चुकानी पड़ेगी। तो इसलिए मित्रों, बहुत सारा विषय है जिस पर कि आप अगले 2 दिनों तक विचार करेंगे। और हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री इन चीज़ों के बारे में इतने संवेदनशील हैं कि अभी इन्होंने लगभग 1.25 महीने की बिहार की यात्रा की, लगभग सभी जिलों की, और केवल क्लाइमेट चेंज, जल जीवन हरियाली अभियान, मुझे लगता है कि बिहार देश का अकेला राज्य होगा जो 24,000 करोड़ अगले 3 साल में केवल और रिजुवेनेशन ऑफ पॉन्ड्स, क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने, ट्री प्लांटेशन, और स्वयं मुख्यमंत्री एक जिले में जाकर उन्होंने घंटों रिव्यू किया और जाकर उन जगहों का विजिट किया। और इसलिए जैसे ही उनको हम लोगों ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि आप इसका उद्घाटन करें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी सहर्ष इसके लिए उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है। तो मित्रों, मैं फिर से एक बार आपका अभिनंदन करता हूँ और परिहार साहब से आग्रह करूँगा कि इन मेंबर सेक्रेटरीज और चेयरमैन को हर साल कहीं न कहीं बाहर अलग अलग राज्यों में रखिए, ताकि इसी बहाने इनको घूमने का, देखने का भी मौका मिलेगा और उन राज्यों में जो चीज़ें हो रही हैं उनका भी उनको मौका मिल पाएगा। तो मित्रों, मुझे एक बहुत ही आवश्यक कार्यवश मुझे जाना, इससे माननीय मुख्यमंत्री से मैंने अनुमति प्राप्त कर ली थी। तेरी शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।